वेलकम बैक दोस्तों, अगेन अपने साथ भाई फ्रेम में रहने वाली है दो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस वाली बाइक है। सेम कलर है भाई, ये तो बाइक मेरी है, हमेशा से बताता हूँ इस बात को मैं। लेकिन दूसरी वाली बाइक रहने वाली है भाई की। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है। तो गौरव भाई ने परचेज करी है 125R डुअल चैनल एबीएस में। तो भाई सबसे पहले बताइए कि कब आपने बाइक को परचेज किया है। मैंने ये बाइक 25 जून को परचेज करी थी ठीक है। और अभी तक इसकी पहली सर्विसिंग भी नहीं हुई है। ओवरऑल अभी तक मैंने इसको 530 किलोमीटर के आसपास चलाया है। ठीक है। तो मे बी कल मेरी सर्विस इसकी शेड्यूल्ड है, तो कल मैं इसकी पहली सर्विसिंग करवाने वाला हूँ। तो भाई की अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसी चीजें आपको मालूम पड़ने वाली है ना, जो कि अगर आप एक्सट्रीम करने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो है ना सोच विचार करने की जरूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पहली आपको एक्सट्रीम का शायद हो सकता है रिव्यू मिले, जिसकी भी पहली सर्विसिंग भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी आपको ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आपको इसके लिए जाना चाहिए भी कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 500 किलोमीटर के अंदर ही काफी कुछ रिग्रेट टाइप फील हो रहा है अभी। तो आप देख सकते हो 25 तारीख है, एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई को भी गाड़ी को लिए हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले परचेसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। कितने की आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करी है? ऑन रोड मुझे ये 1,10,000 के आसपास पड़ी है। ठीक है। थोड़ा सा सुनने में लोगों को लग सकता है, बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बुक करा था, वाया क्रेडिट कार्ड करा था। तो 1,08,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस इसकी मुझे 97 में वाया कैशबैक या आप इंस्टेंट डिस्काउंट कह लो उसके साथ पड़ी थी। ठीक है। उसके साथ मैंने इंश्योरेंस भी फ्लिपकार्ट से लिया था, 4800 की वो कॉस्ट हुई थी, और आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह सब लेकर के मुझे 1,10,000 के आसपास ही ऑन रोड कॉस्ट मिला जुला के भाई ने 15-16 हज़ार रुपए की सेविंग आराम से कर ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। काफी ज्यादा लोग स्मार्टली जो है परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं आती मतलब ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जब मैं काफी लोगों को मिसकंसेप्शन हो सकता है कि जब आप फ्लिपकार्ट से बुक करते हो तो आप शोरूम पे जाते हो, आपको एक ही कोई बाइक देके वो रवाना कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शोरूम जाइए, वहाँ पे जैसे आपका नॉर्मल बाइंग एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आप जाइए, 4-5 गाड़ियां जितनी भी देखनी है देखिए, अपने हिसाब से पीडीआई कीजिए, अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से लेके आइए। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप फ्लिपकार्ट से बुक करते हो या ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते। आप किसी भी बाइक को रिजेक्ट करके दूसरी डिमांड कर सकते हो उसकी जगह। ठीक है। बात करें इसको लेने के सबसे पहले, इससे पहले कोई बाइक यूज कर रहे थे? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं स्प्लेंडर यूज कर चुका हूँ, हीरो की ही हमारे घर में भी थी। और हीरो एज अ ब्रांड हमें पहले बहुत पसंद था, लेकिन इसको लेने के बाद शायद मेरा हीरो को लेकर के डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मेरे पास माइस्ट्रो एच भी थी, जो कि अगेन शोरूम कॉस्ट हुई थी हमें। अगेन उसके बाद फिर अभी मैंने 2023 में अपने डैड को सुपर स्प्लेंडर दिलवाई है, जिसका इंजन इसमें भी यूज होता है, 124.9 सीसी का इंजन। तो हीरो के साथ एक लंबी चौड़ी जर्नी हमें की हुई है। एक अच्छा नाता है हीरो जी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो अभी इसको जब परचेस करने की सोच रहे थे तो क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी? मेरी रिक्वायरमेंट, इससे पहले मैं हीरो माइस्ट्रो एच चला रहा था, तो माइलेज तो अगेन आपको स्कूटीज का पता ही है, 35 से 40 देती थी। तो मेरा पहला जो फोकस था वो स्कूटी के ऊपर ही था, सॉरी बाइक के ऊपर ही था, कि मैं बाइक में जाऊं तो एक अच्छा माइलेज क्लेम कर पाऊं। 55 से 60 तो मिनिमम चाहिए ही। 125 इसलिए क्योंकि 110 सीसी 105 सीसी चला चला के थोड़ा सा थक गए थे। मैंने बीच में हंटर का भी सोचा था, लेकिन हंटर की आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए, रील्स ही इतनी मिल जाती हैं कि वो बस पेट्रोल पंप ही खड़ी होती है। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि हीरो अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है माइलेज के ऊपर। और फिर मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे, जब से ये लॉन्च हुई है 2024 से, मैं तब से इसके रिव्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ। मतलब फर्स्ट जनरेशन जिसको जी, फर्स्ट जनरेशन से, तो तभी से देख रहा था, और मेरा पहला प्रेफरेंस माइलेज ही था। स्टाइलिंग एंड लुक्स भी काफी अच्छी लगी मुझे इसकी, इसलिए मैंने इसकी तरफ जाने के लिए ज्यादा माइंड में। कंपटीशन भी देखा इसका लाइक? जी बिल्कुल, कंपटीशन भी देखा मैंने इसका। एसपी थी उसके अंदर, लेकिन एसपी अगेन थोड़ा सा वो अब यंग जनरेशन के हिसाब से थोड़ी सी वो ओल्ड स्कूल टाइप फील होती है। N125 भी थी, लेकिन N125 के जो लुक्स हैं वो मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए, बहुत ज़्यादा ही स्लीक कर दी है। तो वो एक प्रॉब्लम थी, और थोड़ा बजाज के इंजन्स मुझे पर्सनली कम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और साथ में हॉर्नेट 125 सीसी आई थी, लेकिन मुझे उसमें सेफ्टी के इश्यूज लगे, क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा था और वो ड्रम ब्रेक के साथ आती थी, और उसमें सिंगल चैनल एबीएस था, और मैं चाहता था अगर मैं डुअल डिस्क ले रहा हूं तो दोनों में एबीएस होने चाहिए। ठीक है, उसमें सिंगल डिस्क है और सिंगल एबीएस आता है। सिंगल एबीएस आता है, तो बट इसमें डुअल चैनल एबीएस जो है वो आपको मिल जाता है। बिल्कुल। तो भाई ने काफी सारी चीजें टिक करने के बाद इसको फाइनलाइज किया था। बिल्कुल। अब बताइए, सबसे पहले चलने में बाइक कैसी लगी आपको इंजन वाइज? अभी तो चलने में बिल्कुल बाइक सही लग रही है। आई गेस अभी तो पहली सर्विसिंग नहीं हुई है, तो इंजन बिल्कुल फैक्ट्री फिटेड कंडीशन में ही है, बिल्कुल रॉ है। तो रॉ बाइक में आपको बहुत वैसे भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, अगर ज्यादा रेव नहीं कर रहे हो आप तो। इंजन अभी बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब अभी ब्रेकिंग पीरियड ही बाइक का चल रहा है, लेकिन इंजन से अभी पावर वगैरह सही मिल रही है। पावर वगैरह डिसेंट है, बहुत अच्छी है। ठीक है। इको मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, क्योंकि इको पे बिल्कुल आप मतलब गाड़ी की सांसें ही बंद कर रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ही वो
खींचना पड़ता है जबरदस्ती वाला। खींचना पड़ता है और अननेसेसरी प्रेशर फील होता है बाइक के ऊपर। उसके अलावा मैं इसको रोड मोड पे ही चलाता हूँ। पावर मोड पे गुड़गांव जैसे ट्रैफिक में कभी मौका नहीं मिला और मुझे लगता है कि अगर पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पावर मोड पे भी चलाना थोड़ा सा मेक सेंस नहीं करता। तो मतलब जनरली आप रोड मोड पे चला रहे हैं और अभी तक जितना भी चलाया है वो सिटी में चलाया है या हाईवे पे भी कनेक्ट किया है? मैंने हाईवे पे कनेक्ट किया है। मैं इससे नोएडा में गया था, बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेच तो नहीं, लेकिन 20-25 किलोमीटर का हाईवे पे भी थोड़ा सा खींचा इसको। फिर मैं मानेसर गया था कुछ टाइम, तो वहाँ भी जो लोग आते अप डाउन करते होंगे उनको पता होगा 10 से 15 किलोमीटर का स्ट्रेच हाईवे का है, तो वहाँ पे भी खींचा। लेकिन 70 to 80% ये सिटी में चलिए। सिटी में मैनेवर करना वगैरह इसमें कोई दिक्कत नहीं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5'7" है और बहुत सही से मैनेज हो जाती है। मैनूवर करना ईजी है, टर्न लेना ईजी है और whenever you are stuck in the traffic तो आपको here and there करके निकलना होता है। उसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छे से। ट्रैफिक में इनिशियल में मुझे एक इशू आ रहा था गियर का अटकने का जी, तो ऐसा कुछ इशू आपने फील किया है? बिल्कुल, गियर अटकने की प्रॉब्लम इसमें है। इसमें घोस्ट गियर्स भी हैं, सच एज आप गियर लगाते हो लेकिन आपके मीटर पे वो शो नहीं होता, अटक जाता है। आपको या तो उतारना पड़ता है या तो उसको दोबारा से रीसेट करके, मतलब क्लच छोड़ोगे नहीं तब तक तो वो रुका रहेगा, वो वेट करेगा, तुम कुछ करो वो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। और काफी सारे ऑनर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप हाफ क्लच लेते हो इसलिए प्रॉब्लम आती है। नहीं, मैं इन चीजों में बहुत ध्यान रखता हूँ। जब तक मैं क्लच को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं करता हूँ, विच इज समथिंग टू, बिल्कुल आप उसको टच करते हो हैंडल बार के साथ, तब तक मैं गियर चेंज भी नहीं करता हूँ। लेकिन तब भी ये इश्यूज आते हैं। अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि टाइम के साथ या सर्विसिंग करवाने के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, जैसा बोला जाता है वो स्टिल जो है ये प्रॉब्लम बनी है। भाई मैं 9 महीने से यूज कर रहा हूँ, 8-9 महीने से यूज कर रहा हूँ और मेरे साथ अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है। बाय द वे मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये जो कलर है ये वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, बट मेरा 100% माई मेकअप तब हुआ जब मैंने सर को वो कलर लेते हुए देखा, उनकी बाइक को फ्रेम में देखा, तो मेरा कलर लेने का मूड 100% सर की वजह से ही बना है। तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो थैंक यू सो मच। बाकी कलर भाई पर्सनली काफ़ी पसंद आया मुझे ये कलर, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था। जी बिल्कुल। और लोग पसंद भी करते हैं इस कलर को, अलग थोड़ा डिफरेंट दिखता है, क्योंकि आप एक्सट्रीम देखोगे ना जनरली आपको एक्सट्रीम सब ब्लैक कलर की दिखेगी, और फिर उसके बाद ये जो कलर थोड़ा हट के दिखेगा, आप निकलोगे लेकर के आपको लगेगा कि कुछ अलग ही चीज़ लगती है। ठीक है, तो अब माइलेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो माइलेज क्या निकाल लेंगे बाइक से आप? वैसे जितने भी ऑनर्स देख रहे हैं, मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि पहली सर्विस से पहले माइलेज इतना ज़्यादा आप कंसीडर मत ही कीजिए, बिकॉज आपको भी पता है वो दिस इज़ व्हाट इट इज़ बिफोर द फर्स्ट सर्विस। बट अभी मुझे ये 52 का दे रही है। तो फर्स्ट सर्विस से पहले 52 का आ रहा है सिटी कंडीशन में। और ये थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट भी होगा क्योंकि आफ्टर टाइम इसमें चीज़ें चेंजेस होंगी। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मैंने इसको जस्ट टेस्ट के लिए, वैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जस्ट टेस्ट के लिए मैंने इसको 60-70 किलोमीटर ना इको के ऊपर भी चलाया था जब मैं लॉन्ग टूर पे गया था, तो उसकी वजह से मेरा माइलेज रिड्यूस हुआ था। मैं ट्रिप ए और ट्रिप बी के बीच में खेलता रहता हूँ, तो ट्रिप बी में मेरा माइलेज जो मुझे शो हुआ था वो 49 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का हुआ था, वो इको की वजह से था। मतलब इको में उल्टा कम माइलेज मिला? उल्टा कम माइलेज। एक तो बाइक भाग भी नहीं रही है और दूसरा माइलेज भी कम है। मैंने अगेन वही बताया ना आपको कि आप बाइक को अननेसेसरी प्रेशर दे रहे हो। ये ईवी नहीं है जो पावर या एम्पियर को कट ऑफ कर देगी। ये एक नॉर्मल बाइक है जिसे आप राइड बाय वायर के साथ चला रहे हो और सिर्फ आप बाइक की परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हो। इसकी वजह से आपको बस पावर लैग फील होता है या पावर कम फील होती है, पेट्रोल वो उतना ही जा रहा होता है, तो इस वजह से वो माइलेज इनफैक्ट कम ही दे रहा होता है। बाइक स्ट्रगल ही कर रही होती है इको मोड में। तो डुअल चैनल एबीएस वाला वेरिएंट जैसे आपने चूज़ किया है, तो इसको लेने का सिर्फ यही पर्टिकुलर एक फीचर का यही था कि और भी फीचर जिसमें आपको कुछ अट्रैक्ट किए थे? बिल्कुल। आप देखिए, मैं स्कूटी यूज़ कर रहा था, तो स्कूटी में कहीं ऐसी जगह एक स्पेसिफिक आती नहीं जिसमें आप अपना मोबाइल माउंट कर सको, राइट? तो डुअल चैनल एबीएस तो ऑफ कोर्स सेफ्टी फर्स्ट था ही। मैंने पर्सनल अपने एक फ्रेंड सर्कल में आई लॉस्ट समवन और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि उसमें एबीएस की कमी की होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो। तो एक ये रीज़न था कि डुअल चैनल तो दिखा, तो वो एक मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी, विन विन डील थी। डुअल चैनल एबीएस आपकी फेवरेट बाइक में मिल जाए आपको, तो एक विन विन सिचुएशन होती है। मैं लेने को काफी टाइम से सोच रहा था, बट अगेन तब आपको पता होगा इसमें सिंगल चैनल एबीएस पहले वाली के अंदर। बट जैसे डुअल चैनल एबीएस आया, वो मैंने ग्लैमर में देख लिया था कि क्या क्या इसके स्काई शॉट्स वगैरह से क्या क्या आने वाले हैं, तो इसमें भी आने वाले। हाँ जी। मैंने क्रूज कंट्रोल कभी मेरे लिए एक लेट गो वाला सीन नहीं था, अगर नहीं भी होता तो मुझे चलता, डील ब्रेकर नहीं था। लेकिन इसमें जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आया वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं उसको लेकर के भी मेरा सेकंड पॉइंट था वो। इवन भाई मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है ना, एक्सट्रीम हो चाहे दूसरी बाइक हो, किसी ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूज़ नहीं करी होती, भाई ने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब बिल्कुल भी, और मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम करता है मेरे केस में। मैं अभी गुड़गांव से ड्राइव करके ही आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दिल्ली आता जाता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा राइड नहीं करता हूँ, वन पॉइंट पर्सन हूँ, ऑफिस से घर। लेकिन मैं इस पर हमेशा ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ करता हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है वो। ठीक है, मतलब प्रॉपर समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अभी जब मैं आ रहा था तो ये फर्स्ट टाइम मुझे कंसोल मीटर में नोटिस हुआ।
आपको जो डायरेक्शन बताता है उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिख के आ रहे थे, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, तो मुझे सर्कल के लिए आते हैं। तो मुझे वो देख के भी बहुत अच्छा लगा कि आपको ये एग्जिट्स भी बताता है कि कौन से एग्जिट पे आपको एग्जैक्टली जाना है। ठीक है, मतलब सर्कल पे अगर आप आ रहे हैं वहाँ पे 4 एग्जिट हैं और अगर आपको तीसरे पे मुड़ना है तो 3 बताएगा वो। और जब 3 में पहुंचोगे तो फटाफट से वो ब्लिंक भी करेगा, ब्लिंक भी करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल, तो मतलब अच्छे से यूज समझोगे तो यूज होता है। लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पर इसके अंदर है कि ये मैप माई इंडिया को यूज करते हैं हीरो वाले, तो इसमें मैप माई इंडिया में क्या है ना कि कुछ लोकेशंस फीड नहीं है, तो हो सकता है कि आपका घर या फिर आपकी लोकेशन इसमें ना आए। अगर आप इसको हाईवे के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा, आप जब हाईवे पे यूज़ करें, सपोज आपको शिमला जाना है तो आपने शिमला की लोकेशन लगाई, वो आपको हाईवे लेके जाएगा। हाईवे की नंबरिंग, हाईवे का मैपिंग इनके पास बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सिटी में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जा रहे हैं तो कई बार उन गलियों को स्पेसिफाई करके नहीं दिखाता है। तो मैंने हीरो को फीडबैक भी दिया था इसके ऊपर। मेरा फीडबैक ऐप पे ही मैंने सबमिट किया था। उधर से मुझे डीलरशिप से कॉल आई कि आपने कंप्लेंट डाली है, तो मैंने अगेन उनको मुझे समझाना पड़ा कि ये फीडबैक है, कंप्लेंट नहीं है। बट उनका फोकस बिल्कुल भी फीडबैक पे नहीं था, उनका फोकस इस बात पे था कि आप कंप्लेंट क्लोज कर दो सर। अच्छा जी, क्योंकि उनको भी जवाबदेही होती है। बट ये थोड़ा समझना चाहिए, फीडबैक दिया बंदे ने उस पर काम करो, ये नहीं कि कंप्लेंट क्लोज करके बात को खत्म करो। अगर हीरो से कोई सर का चैनल देख रहा है तो मेरा फीडबैक बहुत स्ट्रांगली रहेगा, प्लीज़ आप मैप माई इंडिया को छोड़ करके आप गूगल की तरफ जाइए, या आपके बायर्स की लाइफ को बहुत इजी करेगा। ठीक है, तो भाई जो लोग यूज करते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल ये हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सिटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा लगा आपको? सिटिंग कंफर्ट देखिए, मेरा वेट ना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, सर की तरह ही है लगभग, तो मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली विंग है 64-65 के आसपास है, ज़्यादा ही होगा, तो थोड़ा लाइट वेट है हम, तो मेरे लिए सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। मतलब मैं अभी 25 किलोमीटर की राइड लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बॉडी से ही हल्का हूँ, तो मुझे थोड़ी सी स्टिफ फील होती है। अगर कोई 70 से 80 के बीच में है तो उसके लिए थोड़ा सा कुशनी फील हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है जी। और जैसे आप इसमें स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट आपने लिया है जी, तो पीछे किसी को बैठाया कभी? नहीं, मेरी जो राइड होती है वो अकेले की होती है, और मेरे घर में 4 व्हीलर भी है, तो अगर मुझे कहीं फैमिली के साथ निकलना होता है तो मैं उसमें जाना प्रेफर करता हूँ रेदर देन ऑन बाइक। तो बाइक मुझे सिर्फ फन के लिए, राइड के लिए और ऑफिस के लिए चाहिए थी, और मैं अकेला ही चलना पसंद करता हूँ और अकेले ही चलता हूँ, तो इसलिए मैंने सिंगल सीट का ऑप्शन ले लिया। और ज़्यादातर जो ऑनर्स हैं एक्सट्रीम के वो अग्री करेंगे कि इसकी स्प्लिट सीट ही ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, ज़्यादा ही आपको स्पोर्टीनेस, क्योंकि यार लुक वाइज ना लोग लेते हैं इसको, क्योंकि जिसको लुक नहीं चाहिए फिर वो जा सकता है भाई SP 125। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ आपको लुक्स के वे में करनी पड़ सकती है, और बिल्कुल करनी पड़ी है। अभी आगे आप वीडियो में बने रहिए, और तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो कुछ भाई की कमियां हैं, पहले उन पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी बिल्कुल। इवन भाई ने जब कांटेक्ट किया तो मैंने कहा बिल्कुल भाई ये चीज दिखाना जरूरी है, बिल्कुल, तो ताकि हीरो भी अपनी चीज जो प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि भाई देखो बाइक खरीद रहे हैं हम लोग, पैसा लगा रहे हैं, और ये जो बाइक जो खरीदता है ना 125 सीसी की, वो ऐसा कुछ नहीं है वो बहुत बड़ा अमीर बंदा होगा या बहुत ज्यादा पैसे वाला बंदा होगा। हर कोई जो है वो अपने शौक से लेता है बाइक, अपने हार्ड एंड मनी से लेता है, तो यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो सर क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं कोई भी कंप्लेन करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि हीरो से हम एसोसिएटेड है 2009 से। हमारी पहली बाइक हीरो स्प्लेंडर थी, जो कि आज तक, हीरो होंडा स्प्लेंडर थी वो, आज तक वो बहुत अच्छी चल रही थी। अभी हमने उसको 3-4 महीने पहले ही सेल आउट किया था, क्योंकि एक्सपायर हो गई थी। NCR के बाहर अब चल जाती है, उसकी लिमिट पूरी हो गई थी, स्क्रैप के लिए गई होगी। बिल्कुल 45,000 की हमने परचेज करी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। रीसेल भी मतलब ठीक ठाक ही हो गई, और फिर जिसने उसने स्क्रैप कराई होगी आगे जो भी है। तब से हम एसोसिएटेड है, हमारा काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है हीरो के साथ। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बिहाफ पे आप जान सकते हैं कि हीरो का एक लॉयल कस्टमर होने के नाते मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूँ हीरो से इस बार। मेरे पास हीरो स्प्लेंडर रह चुकी है, मेरे पास हीरो की माइस्ट्रो एज रह चुकी है, मेरे पास हीरो की सुपर स्प्लेंडर है, और ये एक्सट्रीम हमने अभी हाल फिलहाल में ली है। लेकिन अभी डे बाय डे इनकी सर क्वालिटी बहुत कम ख़राब होती जा रही है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और बस ये फीचर के नाम पे खेलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फीचर आप 1-2 कम दे दो चलेगा, लेकिन जितने भी दे रहे हो वो फंक्शनल होनी चाहिए प्रॉपर। अब जैसे कि मैं अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जब मैं डिलीवरी लेने के लिए गया था तो उनके पास जो एक्सट्रीम मुझे पहले उन्होंने ऑफर करी, सेम कलर था, सेम वेरिएंट था, सब कुछ सेम था, लेकिन उसका सेंटर जो स्टैंड होता है वो टूटा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने मना करके, मैंने पर्सनली मना कर दिया, उन्होंने भी बोला इट्स ओके, हम आपको दूसरी दे देते हैं। तो मैंने सब कुछ चेक करके देखा, विच इज़ फाइन, और मुझे दूसरे दिन से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। मैं वन बाय वन आपको सारी प्रॉब्लम्स बताता चला जाता हूँ। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई आपको? सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि अभी 4-5.5 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ ये दिखा देता हूँ भाई मैं आप लोगों को। तो भाई ये आप चेक करें, चैलेंज द एक्सट्रीम, तो चैलेंज कर रहे हैं भाई इसको हम लोग आज। बिल्कुल। तो ये आप देखें 539 का ओडोमीटर जो है अपना हो चुका है,
ये क्या हो रहा है भाई? चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ, सिंस आपने ओपन ही कर लिया है। हाँ। जिस दिन मैंने डिलीवरी ली थी उसके 2 दिन तक तो ये मीटर बहुत अच्छा चला, बट ये जो मीटर सीक्वेंस बार बार चेंज हो रहा है ना, इसका सिंपल इंडिकेशन होता है गाइस, जो भी ऑनर्स हैं समझ लो, इसका सिंपल इंडिकेशन ये है कि ये मीटर खराब हो चुका है। फ्यूल गेज का जो मीटर गेज होता है वो खराब हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मेरी वाली में भी आप देख लो भाई, यहाँ पे चैलेंज हो रहा है। तो ये फिलहाल कंडीशन जो स्टेशनरी है इसके अंदर, बिल्कुल। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो स्कैन कर रहा है, ऐसा लग रहा है बार बार। नहीं, ये बेसिकली एरर तब आता है जब आपका जो फ्यूल गेज होता है, फ्यूल मोटर नहीं, अगेन फ्यूल गेज जब वो खराब हो जाता है तो आपस में ईसीयू को रीडिंग नहीं दे पा रहा होता है, उस केस में ये फ्लक्चुएशन आती है और इसका मीटर ऑलरेडी खराब हो चुका है। ठीक है जी। तो पहली तो कमी ये हो गई जी, जो कि आपको कुछ और बतानी थी पर वहां पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड का मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप ये देखेंगे साइड स्टैंड है, इसकी रस्टिंग यहीं से आना स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप देखोगे भी ना तो ये थोड़ा सा क्रैक भी है यहाँ से, यहाँ पे आप देखोगे कि हल्का सा क्रैक है, और ये धीरे धीरे कोरोजन आकर के यहाँ से टूटने ही वाला है। हाँ, तो इवेंचुअली मुझे भी इसको चेंज ही कराना पड़ेगा। इवन अगर आप इसको साइड में खड़ा कर देते हो, कोई लोड वाला बंदा बैठ जाएगा तो क्या पता बैंड भी हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा मैं चाहूंगा, सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार बिल्कुल वहाँ फ्रंट में जाएं। तो गाइज आपको हीरो का एक एक्सक्लूसिव फीचर दिखाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बाइक को किस फेज पे रखना है, लेकिन अगर आप बाइक को ऑन करोगे तो मेरी बाइक में ऑलवेज ऑन हाई बीम आता है, आप देखोगे, और ये डिलीवरी के डे से ही है। ठीक है, अभी i3s ऑन कर रखा है मैंने, तो ऑटो कट हो रही है बार बार। लेकिन आप अगर मैं इसको हाई बीम पे रखता हूँ या नहीं रखता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज हाई बीम ऑन रहता ही है इसका। मैंने इसके लिए भी शोरूम को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि जब आप पहली सर्विसिंग कराएंगे उस टाइम पे इसको ठीक करा लेना। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है सर कि आप मतलब कि एक नेगेटिव की तरफ ले जाने वाला एक्सपीरियंस है जो आपको डे 1 से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर चेक करो भाई, मेरी वाली बाइक को भी एक बार ऑन कर देता हूँ मैं जी। तो ये चेक करें भाई, ये लो बीम पे हुई है, वो डायरेक्टली हाई बीम पे ऊपर हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई ने बटन दबा दिया या कुछ कर दिया है, ये चेक करो, हाई बीम के लिए इस तरीके से काम करता है। इसका हाई बीम ऑलवेज हमेशा ऑन ही रहता है, बटन इस पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। शोरूम को कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला जब पहली सर्विसिंग होगी तो आप करा लेना। उसके अलावा इस बाइक में बहुत ज़्यादा फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है, हर जगह ही फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम दिखती है, बहुत ज़्यादा पैनल गैप्स हैं। अब देखिए, मैं आज से 3-4 साल पहले वीडियो देख रहा था, तो मुझे एक यूट्यूब चैनल पे ही, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने मुझे बताया था कि ईवी लॉन्च होने वाली हैं काफ़ी सारी, और हीरो अपनी ईवी लेके आएगा, बजाज अपनी ईवी लेके आएगा, और उन्होंने इनको बोला था लेगेसी ब्रांड्स। मुझे समझ नहीं आता कि अगर इस फिट एंड फिनिश के साथ ये काम कर रहे हैं तो लेगेसी ब्रांड्स कैसे हुए सर। अब आप देखोगे, आप थोड़ा सा यहाँ अगर आए तो मैं आपको दिखा पाऊँ। अब आप ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने ये लीवर गार्ड्स लगवाए थे, मैंने वैसे बाइक को पूरा स्टॉक रखा हुआ है, पर आप इस लीवर गार्ड के बीच में और क्लच के लीवर के बीच में देखेंगे और इधर देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग है। अब ये क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने बस इसको ऐसे वैसे ही टाइट करके छोड़ दिया है, इसके बीच में बहुत गैप है। प्लस आप ये देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे में भी हिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ टाइम के बाद, अभी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद जा करके ना खराबी होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, बाकी चीज़ें क्रिएट करेगा और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक्सपीरियंस खराब करेगा, बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पैनल गैप देखिए कितना इनकंसिस्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल ही आप देखेंगे, और काफ़ी सारा गैप है, आपको यहाँ दिखेगा, फिर उसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप दिखेगा, और ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फ्यूचर में। ठीक है, इवन दबाने पे बहुत जी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस अगेन धीरे धीरे खराब ही होगा। मतलब कि नई बाइक में ऐसा है ना भाई, देखो पहले नई बाइक में आ रहा है, कुछ टाइम यूज करोगे तो इसमें और ज्यादा ये चीजें बढ़ेंगी, बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। सर थोड़ा सा आप इधर आए, हम कुछ एक्सक्लूसिव दिखाते हैं जो एक्सट्रीम लेने वाले हैं उनको, या एक्सट्रीम ले चुके हैं उनको। अब आपने मीटर दिखाया, 539 किलोमीटर अभी मैंने इसको राइड किया है। ये देखिए सर, इंजन से इसका पेंट चिप ऑफ हो चुका है। ओके, ये वाला पार्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं हल्का सा घिस के भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ चिपका हुआ है इसके ऊपर, इंजन अभी गर्म भी हो रहा है, ये चेक करें भाई, ये चिप ऑफ हो चुका है, और यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ भी चिप ऑफ हो चुका है। और गाइज आप अगर वीडियो क्वालिटी या फिर कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ भी ऐसा नहीं कि इस पे हिट किया गया हो या गिरा गया हो, ये बस चिप ऑफ होकर निकल चुका है। मतलब इस क्योंकि हिट होता है ना वो शार्प होता है थोड़ा, जी बिल्कुल, बट यहाँ पे ये उखड़ा हुआ पार्ट उखड़ गया, मतलब इस तरीके से जी, आप यहाँ पर देखें जी। तो और जब से सर मैंने ये बाइक ली है अभी सिर्फ इसकी सिंगल वॉश हुई है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा, सपोज दैट ये सब चीज़ें मतलब आपने उस टाइम पीडीआई पे भी चेक करी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल चेक करी थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ फंक्शनिंग था, सब कुछ सही था, ये मीटर भी सही काम कर रहा था। बस हाँ, मैंने पीडीआई में एक चीज़ मिस कर दी थी, जो कि जनरली हर कोई मिस कर देता है। अगर कोई
बाइक लेने जा रहा है तो अगर आप खुद बाइक अपने लिए परचेज करने जा रहे हो तो कभी भी आप खुद पीडीआई ना ही करें तो बेटर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट बाइक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन डीलरशिप वाले भाई जानबूझ के टाइम ज्यादा लगा देते हैं कि बंदा सोचता है कि जल्दी दे भाई, तू दे और मैं जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी एक ऐसे बंदे को लेके जाए जो आपके जितना एक्साइटेड ना हो, चीजों को प्रिसाइजली चेक कर पाए। दो मैंने बहुत कोशिश करी थी कि इसको मैं प्रॉपरली चेक करके सब कुछ देख पाऊं, लेकिन सब कुछ मैंने चेक किया था, सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। बस हाँ, मैं एक चीज चेक करना भूल गया था, विच वाज हाई बीम। तो हाई बीम का बटन यहाँ पे काम नहीं करता, ये हमेशा ऑन ही रहता है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी। उसके अलावा आप शोरूम से जब नई बाइक लेते हो तो एक चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये मैं आपको दिखा दूं, आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर जो नट है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहीं पे दिखता है कि इनके जो लेबर्स होते हैं हीरो के, वो कितने ज़्यादा, मतलब या तो उनके अंदर ट्रेनिंग की कमी है, या तो उनको प्रेशर इतना दे रखा है, सेल इतनी ज़्यादा हो गई है हीरो की कि उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। आप ये देखेंगे इन्होंने बोल्ट वगैरह भी चेंज करके दे दिया। अब ये अभी ऐसे तो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन ये स्टॉक फिटेड मैं बताता हूँ, इसके साथ जो कॉलर है वो अपना बना हुआ है, मतलब इसके साथ कॉलर जो है, मतलब कॉलर वाला नट अपना बोल्ट है, बिल्कुल। बट ये वाला जो बोल्ट है विदाउट कॉलर वाला है, इसके साथ नीचे एक वार्सल लगा रखा है। ये देखो मूव करेगी ये इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और नट से प्रॉब्लम नहीं है सर, नट से प्रॉब्लम नहीं है, नट तो चलो कोई बात नहीं, आप बाहर से भी ले सकते हो, बट इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है सर। इसकी वजह से मेरी चेसिस में एक होल हो चुका है। ओके, मतलब नीचे से तक टकरा रहा है, नीचे तक टकरा रहा है, और इतना ज्यादा उसको टाइटली इन्होंने किया था, जबरदस्ती पेनिट्रेट कर दिया कि वो चेसी के अंदर चला गया है। और वो चेसी भी इतनी हल्की कि उसके अंदर जाने के बाद वो कोरोजन होगा, कोरोजन के बाद एक टाइम के बाद इसमें ब्रेकडाउन आएगा। और ये मुझे पता कब चला, वो मुझे तब पता लगा जब मैं इसमें सीट कवर्स लगवाने के लिए गया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ उन लोगों ने बताया, उन्होंने बताया जी। ठीक है भाई। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो हल्का हल्का मैं देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी काफी टाइम बाद वो भाई के पहले आ रही है, रस्टिंग का इशू आना स्टार्ट हो गया है। और जो भी देखिए, बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, सभी को हर तरीके की क्लैरिटी चाहिए होती है सर। तो मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको मैंने डेली वॉश किया है। अभी तक 500 किलोमीटर में अभी तक सिर्फ एक बार वॉश हुई है, क्योंकि मैं सर की वीडियोस देखता आया था, सारे एक्सट्रीम ऑनर्स की यही कंप्लेन थी कि रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने भी यही सोचा है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा लेता इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं इसको वॉश वगैरह करना है। बिल्कुल। और साथ में ये भी बता दूं कि बिल्कुल भी एक या दो बार वॉश हुई है, उसी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई है रस्टिंग की। मतलब कि एक दो प्रॉब्लम में ही जो है धुलाई के बाद ही, यहाँ पे देखो ना ये नटवट, ये तो मेरा भी बरसात में भीगा है ना, तो उसके बाद इस तरीके के इश्यूज आए हैं। तो भाई के साथ तो मुझे लग रहा है कि अभी से इश्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बात अभी कुछ और भी बचा है कि मतलब कंप्लेंट्स तो सर बहुत सारी हैं अभी बाकी। अब देखिए, जब भी आप कोई नई बाइक लेते हो तो आप बिल्कुल चाहते हो कि आप उस पर 2 या 3 साल आराम से चल सको, अदरवाइज आप सेकंड हैंड बाइक लेना प्रेफर करोगे, राइट? अब ये बाइक लेते ही मैंने माना कि ये वारंटी के अंदर है, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपने बाइक आज ली है और कल से ही आपको सर्विस सेंटर भागना पड़े वारंटी, क्योंकि भाई देखो, एक तो आप किसी के पास टाइम नहीं होता है, और इन सब चीज़ों के लिए नई बाइक के साथ एक्सपीरियंस करना मतलब कि आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और एक जब ना कोई चीज़ लगाव के साथ ली जाती है, उसमें जब कमियां निकल के आती है ना, वो ज़्यादा हर्ट करता है। अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन सर इस बात की हो रही है कि इसका फ्यूल गेज खराब हो चुका है। मेरी भी पहली सर्विसिंग में वो मेरा टैंक खोलेंगे, इसकी फ्यूल गेज चेंज करेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी बंदा स्टॉक रखना चाहता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैंने बाइक अभी स्टॉक ही रखी है, और अगर आपको दिख रहा है क्रैश गार्ड या फिर लीवर गार्ड, तो ये सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन रहे, और अलग से मैंने उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया है। मतलब बाकी सब चीज़ें जो है ना, वो सब यहाँ तक कि अपना सब चीज़ें जो है वो अपना कंपनी वाली लगाई हुई हैं, स्टॉक रहेगी। ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, या अगर हीरो से कोई वीडियो देख रहा है तो मैं आपको सीरियसली ये सजेस्ट करूँगा, आप 2 फीचर कम दे दो, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें मत करो ना जिसकी वजह से क्वालिटी या फिर एक्सपीरियंस खराब हो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इसमें फीचर्स इतने सारे दे दिए हैं, आधे तो काम ही नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू ऑल योर कस्टमर्स। अब इसमें आपने कुछ वायर्स वगैरह दी हैं, उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं करी है। यहाँ पे काफी लूज वायर्स हैं। ये चेक करोगे भाई, मेरे वाले में तो काफी ज्यादा एक्सपोज दिखती है, वहाँ पे देखोगे बिल्कुल बिल्कुल ये सब नजर आती हैं। तो इन सब चीज़ों पे ना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई देखो, आप फीचर्स चार्ज एक्स्ट्रा भले से दे रहे हो, क्रूज कंट्रोल कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब जनरली जिसका यूज़ हो रहा होगा वो यूज़ हो रहा होगा। 125 सीसी का वर्जन अगर कोई लेता है तो मुझे लगता है कि वो 70-80% सिटी में ही चलाने वाला है। कई लोग लेके भी जाते हैं लॉन्ग राइड पे, विच इज़ फाइन, लेकिन हाँ, क्रूज कंट्रोल ना दे करके अगर आप इसकी फिट एंड फिनिश पे काम करते तो वो ज़्यादा बेटर होता। इवन पेंट क्वालिटी को भी इंप्रूव बिल्कुल सर, मैंने इसमें 7000 की पीपीएफ करवाई है। इट मीन्स कि मैं 7000 और अफोर्ड कर सकता था आपके एक शोरूम में, लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई का जो है वो काफी नेगेटिव साइड में जा रहा है, बहुत नेगेटिव साइड चला गया। तो भाई अगर हीरो से कोई भाई देख रहा हो तो भाई की बाइक को जल्द से जल्द रिजॉल्व कराइए, क्योंकि भाई अगर एक्सपीरियंस खराब होगा किसी बंदे का तो कोई भी भाई से पूछेगा ना तो क्लियर जवाब रहेगा कि बाइक नहीं लेनी है भाई ये वाली। बिल्कुल। और अगर
कोई जानना चाहता है कि मैं बाइक की केयर कैसे करता हूँ, या फिर अगर कोई जानना चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ, तो सर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, आई एम अ बाइक लवर। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपनी बाइक को अप टू डेट रखने के लिए करूँ। अगर मैं इसमें नॉर्मल एयर की जगह पे अगर इसमें नाइट्रोजन फिल करवाता हूँ, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि मेरी बाइक सालों साल अच्छी चले, इसलिए इसमें ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता हूँ। या फिर बाकी की चीज़ें, अभी मैं इसमें इरिडियम भी मैंने इसमें स्पार्क प्लग में अपग्रेड करवाया है। तो अगर मैं 1000 रुपये वहाँ खर्च कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मेरी बाइक हमेशा आने वाले 4-5 सालों तक नई ही रहे, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इंजन स्मूथ रहे, ऐसी हेयर एंड देयर प्रॉब्लम्स ना आती रहें। तो यस, बिल्कुल जो अभी तक प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ हीरो से। एटलीस्ट जो वारंटी पीरियड है ना, क्योंकि नई बाइक है भाई, पूरा ऐसे तो पुरानी बाइक ले लेते 6 महीने बाद काम करवाते रहते हैं उसके अंदर। नई बाइक ली है भाई, कम से कम 3-4 साल का पीस ऑफ माइंड तो चाहिए ही चाहिए होता बिल्कुल है। चाहिए होता है सर। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरे साथ भी भाई ऐसा नहीं है कि मैं भी भाई सेम बाइक ऑन करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। मेरे साथ भी जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है। स्टार्टिंग में तो भाई मुझे सही लग रही थी बाइक, बट आज की डेट में अगर कोई पूछता है ना, तो मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं मैं डाउटफुल हो जाता हूँ कि सामने वाले को क्या सजेस्ट करूँ, इसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब ओवरऑल भाई अगर मैं पूछूँ एक नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? फिलहाल की कंडीशन को देखता हुआ सिर्फ मैं अगर इंजन वाइज जाऊं, जिसका मुझे फीडबैक बहुत अच्छा आगे से तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 10 में से इसको अभी 3 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब है। लेने के अगर अगले दिन ही मुझे सर्विस सेंटर भागना पड़ रहा है या एजेंसी भागना पड़ रहा है, तो मैं 3 नंबर से ऊपर तो दे ही नहीं सकता, ना हीरो को ना इस पर्टिकुलर बाइक को। तो भाई के जो एक्सपीरियंस था ना वो आपने जान लिया है। भाई का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्योंकि हम जो बाइक खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं। इवन गली मोहल्ले वालों को भी कभी बार ऐसा होता है ना, कोई पूछता है कमी है तो हम नहीं बताते हैं। हमें लगता है कि भाई अपनी बाइक है, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जब कमियाँ आती है ना, तो भाई जाहिर सी बात है कमियाँ सामने नजर आती हैं, तो वो बतानी पड़ती हैं, जो कि भाई ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। तो भाई हीरो से कोई भी बंदा देख रहा हो या फिर कोई बंदा जो है जानता हो, हीरो को टैग कर सकता हो, तो वो ज़रूर भाई की हेल्प करे। भाई कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए किसी को तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाकी जो है इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।